हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल नीतीश डायमंड। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2015 में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। और इससे पहले जो है हम आपको 2011 से लेकर के 2014 तक सभी प्रश्न को करवा दिए हैं, तो उस वीडियो को भी आप जाकर के देख सकते हैं। और अंत में हम आपसे एक सवाल भी पूछेंगे, तो उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। स्नेल का नियम क्या है? तो स्नेल का नियम क्या है? तो स्नेल ने बताया था कि किसी दो माध्यम तथा प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। अब आपतन कोण की ज्या को साइन आई कहा जाता है और अपवर्तन कोण की ज्या को साइन आर कहा जाता है, बराबर एक नियतांक होता है। दूसरा सवाल है आपका, सवाल नंबर 2, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण के प्रकाश का विचलन अधिक होता है? तो वर्ण विक्षेपण की क्रिया में जो है बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, और सबसे कम विचलन किसका होता है? तो सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। और सबसे कम विचलन होने का कारण है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए यह कम दूर तक जाता है और लाल प्रकाश सबसे अधिक दूर तक जाता है। और यही कारण है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यही कारण है कि जो भी खतरा का निशान होता है उसके लिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसमें आपसे हम एक सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सवाल नंबर 3 है आपका, ओम के नियम में किसका मान नियत रहता है? इसे आप नियत कर लीजिएगा, किसका मान नियत रहता है यानी बदलता नहीं है। तो याद रखिएगा कि ओम के नियम में जो है ताप का मान कभी नहीं बदलता है। सवाल नंबर 4 है आपका, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो याद रखिएगा, सरल सेल में जो है धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो यह तांबा का बना होता है, यानी कि तांबा जो होता है वह धन ध्रुव का कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 5, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है? देखिए, यह उत्तल लेंस है। इस लेंस में अगर हम वस्तु को 2f पे रखते हैं, यानी फोकस की दोगुनी दूरी पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। तो इसे आप फोकस की दोगुनी दूरी को आप वक्रता त्रिज्या भी कह सकते हैं। अगर आपको 2f लिखा हुआ नहीं मिलता है तो आपका आंसर वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, और वक्रता त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण होता है? तो आकाश का रंग जो होता है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला होता है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए सवाल नंबर 7, भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो भोजन के पाचन के दौरान ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। भोजन के पाचन के दौरान ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। सवाल नंबर 8, लौह परीक्षण में सोडियम का रंग कैसा होता है? देखिए, यह जो है मुझे भी यह सवाल जो है मुझे भी 2015 में पूछा गया था, और मैं भी 2015 में ही मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था। तो उस समय मैं इस सवाल में फंस गया था, मुझे इसका जवाब नहीं आता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, लौह परीक्षण में जो है सोडियम का रंग जो होता है कैसा होता है? तो याद रखिएगा कि सोडियम का रंग जो होता है यह पीला होता है, यानी कि पीले लौह के साथ यह जलते रहता है। ठीक है, लौह परीक्षण में सोडियम का रंग कैसा होता है? तो सोडियम का रंग जो है यह पीला होता है। चलिए सवाल नंबर 9, कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले एक अधातु का नाम लिखना है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है जिसका नाम क्या है? ब्रोमीन। इसको हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। और एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसको हम लोग पारा कहते हैं। इसका संकेत होता है Hg। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? देखिए, बॉक्साइट जो होता है यह एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है, जिसका संकेत हो जाता है आपका Al, और इसकी परमाणु संख्या होती है 13, और इसका द्रव्यमान संख्या होता है 27। और एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, यह भी आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है। सवाल नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। 11 में पूछा जा रहा है आपसे,
CaOCl2 यौगिक का साधारण नाम क्या है? तो CaOCl2 जो है यह विरंजक चूर्ण का सूत्र है। यह विरंजक चूर्ण का सूत्र है या फिर इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। 12 क्वेश्चन नंबर 12, मछली का श्वसन अंग क्या है? तो देखिए यह जो है बच्चों वाला एकदम सवाल हो जाता है आपके लिए। मछली का श्वसन अंग क्या होता है? तो मछली जो है यह गलफरा से सांस लेती है। मछली किससे सांस लेती है? गलफरा से सांस लेती है। तो मछली का श्वसन अंग हो जाता है गलफरा। इसे गिल्स भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? गिल्स भी कहते हैं। तो मछली का श्वसन अंग क्या हो जाता है? गिल्स या गलफरा। सवाल नंबर 13, मनुष्य में वृक्क का कार्य करता है, मतलब मनुष्य में जो है वृक्क का क्या कार्य होता है, इसे आपको बताना है। तो मनुष्य में मुख्य रूप से वृक्क का कार्य होता है उत्सर्जन की क्रिया करना, यानी कि हमारे शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी का होता है। यह जो होता है हमारे ब्लड को भी शुद्ध करता है, यानी कि ब्लड में जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उसको छानने का काम करता है। ठीक है। हमारे शरीर में किडनी की कुल संख्या कितनी होती है? तो किडनी की संख्या कुल 2 होती है। एक आपका बाएं तरफ होता है और एक दाएं तरफ होता है, जिसमें आपका दाएं तरफ का किडनी थोड़ा सा नीचे झुका हुआ होता है और उसके अपेक्षा बाएं तरफ का किडनी थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 14 है आपका, कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अपक्षय के लिए उत्तरदायी? CFC जो है जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है, यह ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नष्ट करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 15, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? देखिए यह जो है काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। देखिए आपको 2013 में भी पूछा था, 14 में पूछा था और 2015 में भी आपसे पूछा जा रहा है। किस पौधे का चयन किए थे? तो मटर के पौधे का चयन किए थे। यह मटर कहाँ का था? तो बगीचे का मटर था। सवाल नंबर 16 है आपका, पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो आपका जवाब हो जाएगा कि पौधों में जो टैनिन नामक पदार्थ होता है यह पौधों के छाल में संचित रहता है। पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो पौधों के छाल में ये संचित रहता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फर्स्ट सवाल है आपका, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? देखिए जब लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट जब होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही अत्यधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए जब होता क्या है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इस तरह के कुछ चिंगारियाँ निकलने लगती है और बॉर्डर जो होता है वह जल जाता है और उस समय हमारा चेहरा कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है। इसका हालत देखकर को आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या हालत होती है हमारी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट सवाल है आपका, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R बराबर सूत्र होता है V/I, जहाँ आपका भी विभवांतर होता है जिसका मान आपको दिया हुआ है 220 और I धारा होती है 2। इसको आप कटाएंगे तो 110 आ जाएगा, यानी कि प्रतिरोध का मान हो जाएगा 110 ओम। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? sin I/sin R, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा 1 kWh यानी कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य होता है। तो यह जो है 1 किलोवाट घंटा तुल्य होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो है यह 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और यह आप याद रखिएगा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इसको 2014 में और 15 में भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, अंतिम में हम आपसे एक सवाल भी पूछेंगे इसी से, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी हम एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं तो उसको आप अपने कॉपी में नोट भी करते जाएं, यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा।
चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण जो होता है वह हमेशा वस्तु का सीधा और उसके बराबर प्रतिबिंब बनाता है, और सीधा प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, समतल दर्पण कभी भी जो है वो वस्तु का कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो आप याद रखिएगा, अगर वास्तविक रहे तो वास्तविक का मतलब होता है उल्टा, और आभासी का मतलब होता है सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब को आप टच कर सकते हैं यानी छू सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को आप छू नहीं सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 7 को देखते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बहुत ही आसान सवाल है। विभवांतर का आपका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। वाट किसका मात्रक होता है? तो यह शक्ति का मात्रक होता है। एम्पियर यह विद्युत धारा का मात्रक होता है। और वोल्ट तो विभवांतर का मात्रक होता ही है। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है आपका? ओम। पर ओम किसका मात्रक है? तो ये प्रतिरोध का मात्रक है। सवाल नंबर 8, इसमें आपसे पूछा गया है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है NaSCO3, जिसको बेकिंग सोडा या फिर खाबर सोडा भी कहा जाता है। और यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपका कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। तो कार्बोनिल समूह आपका हो जाता है बॉन्ड CO, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। CHO यह किसका है? तो यह एल्डिहाइड का होता है। और COOH यह जो है आपका एब्सिसिक एसिड का हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो इथाइल एल्कोहल यानी कि एथेनॉल हो जाएगा आपका C2H5OH, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक कौन होते हैं? तो धातु और अधातु से जो बने यौगिक होते हैं उसको हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। तो इसमें जो है सो ऑप्शन नंबर सी CaCl2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें Ca तो यह आपका धातु है, और क्लोरीन जो है यह अधातु है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो शून्य समूह किसको कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के 18वें समूह को ही शून्य समूह के नाम से जाना जाता है। वर्ग 18 में कौन आते हैं? चलिए इसको हम आपको पीरियोडिक टेबल से दिखा देते हैं। देखिए वर्ग 18 के जो तत्व हैं वो ये तत्व होते हैं, और ये सभी के सभी जो भी हैं ये अकेरिया गैस होते हैं। इसमें आपका आ जाता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये कुल मिलाकर के 6 गैस होते हैं जो अकेरिया गैस कहलाते हैं। ठीक है, और इसको शून्य वर्ग का तत्व भी कहा जाता है। यानी कि इसमें कौन से आ जाएंगे आपका? तो हाइड्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं था, हीलियम, हाँ हीलियम आपका हो जाएगा, बाकी इस दोनों में से कोई नहीं होगा। यानी आवर्त सारणी का शून्य वर्ग में कौन आ जाएगा? हीलियम। ठीक है, बाकी इस 6 में से 6 के 6 भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही जवाब था। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? देखिए मीथेन का सूत्र होता है CH4। अगर हम इसका संरचना सूत्र लिखें तो C और चारों तरफ H लगा देते हैं, तो यहाँ पे कुल सहसंयोजक बंधन को अगर हम गिनते हैं तो 1 2 3 4, यानी कि हमें 4 लकीरें मिलती हैं। तो इसमें सहसंयोजक बंधन की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 14 आपका, निम्न में कौन अवकारक है? तो इसमें जो है आपका ऑक्सीजन जो है यह अवकारक की तरह काम करता है, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 15 को देखते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो होता है यह अवायवीय श्वसन में बनता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH का निर्माण होता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। और अगर हम बात करें वायवीय श्वसन में क्या होता है, तो वायवीय श्वसन में जो है इसमें ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, जो हम लोगों के शरीर में होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 16 है आपका, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? देखिए यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और बहुत बार इस सवाल को पूछा गया है। मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। और इसके अलावा आप याद रखिएगा
कि हाइड्रा जो होता है इसमें भी मुकुलन के द्वारा जन्म की क्रिया होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आप जितना भी वी लगा दें वो कम होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में या एक्सोस्फीयर में या आयनोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर। आप याद रखिएगा कि ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 18। परागकोश में पाया जाता है, परागकोश में क्या होता है? तो परागकोश में परागकण पाया जाता है। सवाल नंबर 19। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, किसकी कमी से पनपता है? चीनी की कमी से या आयोडीन की कमी से या रक्त की कमी से या फिर मोटापा की कमी से। तो यह देखिए ये बच्चों वाला सवाल हो जाता है। ग्वाइटर कहा जाए या फिर घेघा, घेघा को ही ग्वाइटर भी कहा जाता है। तो यह किसकी कमी से होता है? तो यह जो है आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से हमारे गला में जो थायराइड ग्रंथि है वो फूल जाती है, जिसके कारण घेघा नामक रोग उत्पन्न होता है। चलिए अब अंतिम सवाल को हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 20 है आपका। और इसको बताने से पहले हम आपको बता दें कि आगे हम आपसे कुछ सवाल भी पूछने वाले हैं और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है यह काफ़ी ज़्यादा फेमस पुस्तक है और इसके लेखक हो जाते हैं आपके चार्ल्स डार्विन साहब। चलिए और देखिए यही आपके चार्ल्स डार्विन साहब हैं, ये काफ़ी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ठीक है। चलिए हमारा आज का सवाल है आपके लिए, आपको बताना है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। इसको हम अभी तुरंत आपको बताएं तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, ठीक है। और पिछले वीडियो में हम आपसे एक सवाल पूछे थे कि कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु होते हैं। देखिए अगर आप इसका सूत्र लिखें तो कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O, यानी कि इसमें जल के अणु कितने हैं? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब आपके लिए सवाल है ये, जिसका जवाब आपको अगले वीडियो में देना है। आपका सवाल है कोशिका में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका जवाब दे सकते हैं और इसका जवाब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और यह आपका टेलीग्राम चैनल हो जाता है, तो इस टेलीग्राम चैनल से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और जितना भी PDF होगा ये सभी का सभी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, जो आपको अगले दिन देख सकते हैं। चलिए 2015 का जो है हम आपको करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2015 के आगे, यानी कि कुल मिला के आपका बच जाता है अब 2021 तक का बच जाता है। तो इस पूरे सप्ताह तक में हम 2021 तक के सभी ऑब्जेक्टिव को डील कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर हम मिलते हैं अब आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।